हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी हमारे साथ। मैं हूं देवेंद्र सिंह। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही दिल से कर रहे होंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 22 सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। ठीक, जो यूजीसी नेट हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस सेट नंबर 21 जो मैंने इससे पहले अपलोड किया था, अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे और बहुत सारे बच्चों ने उसके आंसर्स किए हैं। इससे पता चलता है कि आप जेआरएफ के लिए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और आपका जेआरएफ पक्का होगा। मुझे तो पूरा यकीन है कि आप लोग यदि ऐसे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करके जाएंगे तो आपका जेआरएफ तो नहीं रुकने वाला। ठीक, समय बहुत ही प्रीशियस है, इसको हमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाला है। तो चलिए फिर सीधा शुरू ही करते हैं, है ना। इस वीडियो में हमने पैराग्राफ को शामिल किया है क्योंकि पैराग्राफ का हमारे हिस्ट्री के इतिहास में, हमारे यूजीसी नेट हिस्ट्री के इतिहास में बहुत बड़ा रोल है। दो पैराग्राफ अब यूजीसी पूछने लग गया है, पहले एक ही आता था। तो अब जो दोनों पैराग्राफ होते हैं ना, काफ़ी इन डेप्थ पूछे जाते हैं। मान के चलो कि इसमें से हमें 10 क्वेश्चन पूछते हैं, अगर हमने 6 से 7 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर लिए ना तो हमारा जेआरएफ यहाँ से डिसाइड हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चंस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के साथ यदि हम करते हैं तो हो जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने यदि इसको प्रैक्टिस नहीं किया, आप किसी कंप्यूटर पे, किसी कैफ़े पे जाकर, किसी पीसी पे बैठकर इसको ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए, क्योंकि वहाँ पर स्क्रोलिंग प्रॉब्लम आती है। कारण दो होते हैं। एक तो पैराग्राफ क्वेश्चन पेपर के बिल्कुल लास्ट में आता है, उस समय हमारे पास समय की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है। एक प्रेशर होता है दिमाग पे समय के लिए कि जल्दी जल्दी हमने अटैम्प्ट करना है, हम पैराग्राफ को भी ध्यान से पढ़ते नहीं है, सीधा आंसर से लगाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर गलत हो जाते हैं। दूसरा कारण ये होता है कि प्रैक्टिस करने से हमें उसकी स्क्रोलिंग प्रॉब्लम होती है। जैसे हम उसको पढ़ रहे होते हैं ना स्क्रीन पे, तो एक लाइन से शिफ्ट करके जैसे हम दूसरी लाइन पे जाते हैं तो हमारी जो कनेक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाती है। पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करने में उतना ही ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, क्वेश्चंस को सही अटैम्प्ट करना होता है। जो प्रेशर दिमाग पे होता है ना, उसको हैंडल करने के लिए मैं हमेशा ही कहूँगा, आपको सजेस्ट भी करूँगा कि आप एक दो बार जाके कैफ़े पे या फिर किसी पीसी पे या फिर कंप्यूटर पे बैठ के उसको ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए। आपको उससे ज़रूर हेल्प मिलेगी। थोड़ा सा हम पैराग्राफ को कैसे अटैम्प्ट करना है जी हम आगे समझते हैं। ठीक है, चलो इसको पढ़ते हैं ध्यान से। ईसवी सन की चतुर्थ शताब्दी के मध्य में मानव प्रजाति इतिहास के लिए ज्वालामुखी के विस्फोट जैसी घटना घटित होती है। वह चौथी शताब्दी का मध्य, इसका मतलब हुआ 350 एडी के आसपास की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक, और कैस्पियन सागर के उत्तरी तट के क्षेत्रों में स्थित अपने देश में से भयानक अग्नि की धारा के रूप में हूण निकले और समस्त यूरोप और एशिया में फैल गए। बेघर और अनियंत्रित वे सोते जागते अपने घोड़ों पर सवार रहते थे। उनकी भीषण हुंकार यहाँ कहीं भी सुनाई पड़ती, लोग भयक्रांत हो जाते थे। विश्व के सारे सभ्य समाज से उन्होंने विनाशकारी युद्ध किया और यहाँ कहीं भी उनसे बन पड़ा, उन्होंने लोगों का नरसंहार किया, विनाश किया, भस्म किया और सारा कुछ दानवी क्रूरता के साथ विध्वंस कर दिया। यूरोप में तो हूण एटिला ने शक्तिशाली रोमन साम्राज्य का पतन की गर्त में ही डाल दिया था। 455 ईस्वी के लगभग हूण भारत में प्रविष्ट होने लगे। अपने महती प्रयास से सम्राट स्कंदगुप्त ने उन्हें खदेड़ दिया। 12 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो गई थी स्कंदगुप्त की। ठीक, यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिए। साम्राज्य की सीमा चौकियाँ जो पहले से ही निर्बल थी, आगे उनका प्रतिरोध नहीं कर सकी। ठीक, और बर्बर हूण फारस को लागते हुए और उत्तर पश्चिम के कुषाण शासकों को विनष्ट करते हुए तेजी से भारत में घुसने लगे। स्कंदगुप्त की मृत्यु के पश्चात कदाचित उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया, जिसमें से उक्त संकट की स्थिति में साम्राज्य बहुत कमजोर हो गया था। ईस्वी 500 से लेकर के 570 के बीच अगले 5 सम्राट, जिनमें से मेहरकुल बाल द्वितीय शामिल थे, पतनोन्मुक्त किंतु नामात्र के साम्राज्य के कवित्तीय भागों पर अपनी डामाडोल सत्ता बनाए रखने में सफल रहे थे। ठीक, यहाँ तक क्लियर। साम्राज्य के सुसंबद्ध केंद्रीय भाग की सीमाओं के बाहर बहुत से भूभाग स्वतंत्र होने लगे थे। जैसे ही साम्राज्य कमजोर हुआ, बहुत सारे छोटे छोटे जो राष्ट्र थे, जो छोटे छोटे शासक थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र करना शुरू कर दिया। ठीक, और साम्राज्य के ही प्रांत सौराष्ट्र प्रांत जो था, वहाँ के एक मैत्रिक सेना नायक थे, उसने भी स्कंदगुप्त की मृत्यु के पश्चात अपनी जो साम्राज्य निष्ठा का छेद कर दिया। ठीक, और 512 ईस्वी तक हूणों ने तोरमान के नेतृत्व में उत्तर भारत को मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित एरन तक रौंद डाला। तोरमान का पुत्र मेहरकुल, जो एक भयानक आतंक का प्रेरक था, उसने पंजाब से ग्वालियर तक आग और लूट की आंधी फैला दी और 525 ईस्वी तक एक विशाल भूभाग का स्वामी बन गया।
कुछ ही समय में उत्तर भारत मेहर कुल के बर्बर आघात से उबरने और मेहर कुल का प्रतिरोध करने में सक्षम हो गया। ठीक, पैराग्राफ को हमने पढ़ा है और अब हम सॉल्व करेंगे इसके द्वारा पूछे गए क्वेश्चनों को। 4वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में भारत का साम्राज्यिक शासक कौन था? चंद्रगुप्त फर्स्ट था, चंद्रगुप्त सेकंड था, समुद्रगुप्त था, या फिर इनमें से कोई नहीं था। ठीक, पैराग्राफ के शुरू में ही जो पहली 2 लाइन है उसमें दे रखा है कि 4वीं शताब्दी मध्य में हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो ये स्वाभाविक है, जब भारत पर हूण आक्रमण करेंगे तो कोई ना कोई तो शासक भारत पर भी शासन कर रहा होगा। 350 एडी के आसपास कौन सा शासक भारत पर उस समय शासन कर रहा था? तो समयकाल हमें पता होना चाहिए। चंद्रगुप्त फर्स्ट का समयकाल था 319 एडी से लेकर के 335 एडी के बीच में। ठीक, इसके पश्चात आते हैं समुद्रगुप्त, जो इसके पुत्र होते हैं। 335 एडी के बाद 375 एडी तक इनका समयकाल समुद्रगुप्त का होता है। ठीक, और इसके बाद आते हैं जो चंद्रगुप्त सेकंड होते हैं, उनका समयकाल 375 एडी से लेकर के 415 एडी के बीच में होता है। इज इट क्लियर? तो 350 एडी के आसपास का समयकाल किसका हुआ? फिर ये होता है समुद्रगुप्त का। जब भारत पर हूणों ने आक्रमण किया था उस समय भारत पर शासन चल रहा था समुद्रगुप्त का। ऑप्शन सी इज करेक्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है कि हूणों के साथ भारत आने वाले मध्य एशिया की अन्य प्रजाति कौन सी थी? कुषाण थे, गुर्जर थे, या फिर शक थे, या फिर पल्लव थे? देखिए, जो पल्लव है ये तो हो नहीं सकते, शक भी नहीं थे, कुषाण भी जो उनके साथ आने वाली प्रजाति नहीं थी। उनके साथ आने वाली प्रजाति थी गुर्जर। जो गुर्जर प्रजाति के लोग थे वो हूणों के साथ भारत में प्रवेश करते हैं जब वह हूण भारत पर आक्रमण करते हैं। ठीक, चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है। पैराग्राफ में पूछा गया है मालवा से हूण सत्ता को किसने उखाड़ फेंका था। इसके साथ साथ दूसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए, गंगा घाटी से मेहर कुल को किसने अपदस्थ किया था। यहाँ ऑप्शंस देख लीजिए, नरसिंहगुप्त हैं, बुद्धगुप्त हैं, स्कंदगुप्त हैं, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। पहले क्वेश्चन में पूछा गया कि स्कंदगुप्त हैं, शकारे विक्रमादित्य हैं, जशोधर्मन है, या फिर पुष्यभूति है। यहाँ मालवा में पूछा गया है। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि गंगा घाटी में से उसको किसने अपदस्थ किया था। ठीक, पैराग्राफ को तो हमने पढ़ लिया। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा हम पहले मैप के ऊपर चलते हैं। मैप के माध्यम से समझेंगे कि ये एक्चुअल में क्वेश्चन कहाँ से बनता है। तो ये मैप है 500 एडी का। तोरमान के बाद 500 एडी में मेहरकुल जब अंपायर के ऊपर बैठता है, गद्दी पर बैठता है, तो ये वाला जो एरिया आप मैप में देख रहे हैं ना, जो ग्रीनिश वाला है, ये पूरा एरिया उस समय 500 एडी के आसपास का समय है जो मेहरकुल अंपायर होता था। यहाँ नीचे मालवा तक उसका पूरा शासन होता था। और ये जो आप जैलोश एरिया देख रहे हैं, जो थोड़ा सा लाइट पीला कलर है, ये पूरा मगध एरिया था। यहाँ पर गुप्तों का शासन हुआ करता था। ठीक है, समझना यहाँ पर अब हमने यह है कि जैसे ही मेहरकुल अपनी थ्रोन पर बैठता है, उसकी जो महत्वाकांक्षा है पूरे भारत के ऊपर कब्जा करने की, वो भारत के जो शासक हैं गुप्ता डायनेस्टी के, उनके ऊपर वो आक्रमण करने लग जाता है। तो मालवा पर उस समय एक जशोधर्मन नाम का शासक शासन कर रहा होता है। ठीक है, उस समय समयकाल चल रहा होता है 528 एडी का, जब वह मालवा पर आक्रमण करता है। अब जशोधर्मन उसको यहाँ से पराजित कर देता है और मेहरकुल भागकर कश्मीर चला जाता है। बाद में वह कश्मीर पर काफ़ी लंबे समय तक शासन करता है। इसके बारे में जानकारी हमें कलहन की राजतरंगिणी से मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर मालवा से जो उसे भगाने का काम करते हैं जशोधर्मन 528 एडी में। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम कई बार यूजीसी ने पूछा है, बैटल ऑफ सोडानी, याद रखिएगा। उसके बाद जशोधर्मन स्तंभ उत्कीर्ण करवाता है। यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं, क्लियर दे रखा है कि जो सोदानी का युद्ध हुआ था वो जशोधर्मन और मेहरकुल के बीच में होता है। ठीक, उसके पश्चात क्या होता है कि जो मेहरकुल है मगध पर आक्रमण कर देता है। इस समय यहाँ शासक होता है नरसिंहगुप्त। कहते हैं कि नरसिंहगुप्त उसको अपने कब्जे में ही कर लेता है, उसको अरेस्ट कर लेता है। और नरसिंहगुप्त की माता बाद में हस्तक्षेप करती हैं और उसको छुड़ा देती हैं। इतिहासकार हमें ये बताते हैं कि ये एक बहुत बड़ी भूल थी नरसिंहगुप्त की, जब उन्होंने मेहरकुल को यहाँ से छोड़ दिया था। ठीक है, आपको यहाँ से दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर देखिए
तीसरा क्वेश्चन है कि मालवा से हूण सत्ता को किसने उखाड़ फेंका था? तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, यशोधर्मन ने। ठीक। अगला क्वेश्चन भी कहता है कि गंगा घाटी से मेहरकुल को किसने अपदस्थ किया था? ये किया था नरसिंहगुप्त ने। यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है। अब ये प्रश्न देखिए, पैराग्राफ में इसका क्लियर आंसर दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। स्कंदगुप्त की मृत्यु के साथ ही गुप्त साम्राज्य का अंत हो गया था। थोड़ा सा हम पैराग्राफ पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद, यहाँ से पढ़ना शुरू कर दीजिए। स्कंदगुप्त की मृत्यु के पश्चात कदाचित उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया था, जिसमें से उक्त संकट की स्थिति में साम्राज्य कमजोर हो गया था। 500 एडी से लेकर 570 एडी के बीच अगले 5 सम्राट आते हैं, जिसमें नरसिंहगुप्त होता है, बालादित्य शामिल होते हैं। ठीक। अब फिर से स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि स्कंदगुप्त की मृत्यु के पश्चात ही साम्राज्य का अंत हो गया था। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर तो गलत हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही स्कंदगुप्त की मृत्यु होती है उसके बाद तो और भी शासक वहाँ पर शासन करते हैं, और क्योंकि 5 शासक हमें पैराग्राफ में दे रखे हैं कि आगे 5 शासक और भी आते हैं। ठीक। स्कंदगुप्त की मृत्यु के पश्चात साम्राज्य चलता रहा, किंतु केंद्रीय सेंट्रलाइज जो सिस्टम था, जो उनका नियंत्रण था, वह कमज़ोर हो गया था। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। आगे स्टेटमेंट सी कहती है कि स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद स्थानीय शासक स्वतंत्र हो गए थे। ये भी सही है। पैराग्राफ में हमने पढ़ा है कि जो सौराष्ट्र प्रांत था उसका जो शासक था वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर देता है। ठीक। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद काशी के पश्चिम में गुप्त सम्राटों का केवल नामात्र का नियंत्रण ही शेष रह जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए। पैराग्राफ से जो क्वेश्चंस आए हैं उनमें से केवल एक ही क्वेश्चन है जिसको हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि पैराग्राफ से पूछा गया था, और इसको हमने आसानी से भी कर भी लिया। ठीक है। लेकिन बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो हमारी एनालिटिकल स्किल के ऊपर डिपेंड करते हैं। जब हम पढ़ रहे होते हैं तब हम कंटेंट को किस प्रकार पढ़ते हैं, माइक्रो एनालिसिस करके ही पढ़ते हैं या फिर हम सीधे ऐसे ही पढ़ के चले जाते हैं, तब जाके ये वाले क्वेश्चन करने हमें और भी मुश्किल हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने यदि पैराग्राफ को करना है तो थोड़ा सा कंटेंट के ऊपर जोर दीजिए, ताकि आप जैसे ही एग्ज़ाम में जाएं पैराग्राफ आपके सामने आए तो बहुत सारी चीज़ें पैराग्राफ को पढ़ते समय ही आपको याद आ जाएं। तो पैराग्राफ से जो क्वेश्चंस हैं वो सभी आसानी से हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में हमेशा से आना चाहिए कि मेहरकुल के बारे में और गुप्ता डायनेस्टी के बारे में जो जानकारी है हमें वो ज़्यादा कहाँ से मिलती है। जो यशोधर्मन है उसके बारे में जानकारी हमें मिलती है मंदसौर अभिलेख से। मंदसौर अभिलेख यशोधर्मन के द्वारा 532 एडी में उत्कीर्ण करवाया गया था। ये एक, इसमें से और क्या हमें जानकारी मिलती है, ये एक संस्कृत में लिखा हुआ अभिलेख है। और इसमें एक और आपको ये जानकारी याद रखनी है कि इसमें सबसे पहले जब संस्कृत में इसको लिखना शुरू किया था, जो पहला अक्षर था उसको ओम से शुरू किया गया था। ठीक। मंदसौर अभिलेख हमें यह भी बताता है कि यशोधर्मन ने मेहरकुल को पराजित किया था। और हमें मेहरकुल के बारे में और जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है। मेहरकुल के बारे में जैसे मैंने पहले आपको बताया कि राजतरंगिणी से हमें जानकारी मिलती है। राजतरंगिणी की रचना किसने की थी? कल्हण ने। और कल्हण के द्वारा ही यह बताया गया है कि जो मेहरकुल था वो एक शैव धर्म को मानने वाला था। उसने बहुत सारे शैव मंदिरों का निर्माण भी करवाया था मेहरकुल ने। ठीक है। मेहरकुल एक शैव भक्त था क्योंकि भगवान शिव को मानते थे। आपको यह भी पता होना चाहिए कि राजतरंगिणी से ही हमें पता चलता है कि मेहरकुल एक बुद्धिज़्म का कट्टर विरोधी भी था, और उसने बुद्धिज़्म के बहुत सारे अनुयायियों का कत्ल भी करवा दिया था। ये भी हमें जानकारी राजतरंगिणी से मिलती है, क्योंकि राजतरंगिणी में ज़्यादा विवरण हमें मेहरकुल के बारे में, कश्मीर के शासकों के बारे में मिलता है। ठीक है। और एक आपने याद रखना है कि चाइना का, जो चीन का एक यात्री था ह्यून सांग, उसने अपनी बुक लिखी थी सी यू की। बुक सी यू की में भी मेहरकुल के शासनकाल का वर्णन किया है। ठीक। तो ये 3-4 पॉइंट आपने ज़रूर याद रखने हैं जो यूजीसी के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और अगले क्वेश्चंस के आंसर्स करें, आपको यदि इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, साथ ही पिंड कमेंट में पिंड भी करवा दूंगा। ठीक है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में एक बेल नोटिफिकेशन होता है उसको ज़रूर दबा लीजिए, ताकि मैं जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन उसी समय मिल जाए। ठीक है। तो चलिए फिर आगे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। अब यहाँ से ये क्वेश्चन आपका असली टेस्ट करने वाले हैं। यह क्वेश्चनों से आपको पता चलेगा कि आप जेआरएफ के कितने करीब हैं। यहाँ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, जो भारत के आधुनिक इतिहासकार लेखन के जनक कहे जाते हैं, उनका संबंध किससे था?
मार्क्सवादी विचारधारा के साथ था, रांके विचारधारा, हेगल विचारधारा, टाइनबी विचारधारा। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर का समयकाल था 1837 ईस्वी से लेकर के 1925 ईस्वी के बीच में। ये भारत में आधुनिक इतिहास के लेखन और जनक कहा जाता है इनको। ठीक है, ये रांके विचारधारा के साथ संबंधित है क्योंकि ये रांके विचारधारा को फॉलो करते थे। अब रांके विचारधारा एक्चुअल में है क्या थी? आपने इतिहास में सुना होगा, एक जर्मन इतिहासकार हैं लियोपोल्ड वॉन रांके, उनको ये फॉलो करते थे। लियोपोल्ड वॉन रांके का समयकाल था 1795 ईस्वी से लेकर के 1886 ईस्वी तक। ठीक है, रांके की विचारधारा थी, इनका सोशल और पॉलिटिकल दोनों एस्पेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव था जब वे लिखते थे, क्योंकि ये फैक्ट का इस्तेमाल करते थे, फैक्ट का भरपूर इस्तेमाल करते थे रांके। इनके फैक्ट के कारण इनकी सोशलिज्म और पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर जो इनकी विचारधारा है वो इनके इतिहास लेखन में आपको मिलती है, रांके विचारधारा में। तो उसी से प्रभावित होकर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर जी ने आधुनिक इतिहास का लेखन किया था, इसीलिए इनको आधुनिक इतिहास के जनक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको पता चल गया, ऑप्शन बी। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। सूची 1 में संस्कृतियां हैं और सूची 2 में भी संस्कृतियां हैं। ठीक, सोहन संस्कृति, नेवासा संस्कृति, बाघोर संस्कृति, कोढिलवा संस्कृति। बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका। चलिए आप मेरे साथ मिलाते जाइए। जो सोहन संस्कृति है, जो सोन संस्कृति या फिर हम इसे सोहन भी कहें तो चलेगा, सोहन संस्कृति निम्नपुरा पाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। तो यहाँ पर आप 1 और 2 के साथ मिलाइए। 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में कैम्ब्रिज अभियान आता है, वो सोन संस्कृति के बारे में अनुसंधान करता है। यहाँ से पता चलता है कि जो सोन संस्कृति है ये निम्नपुरा पाषाणिक संस्कृति के साथ संबंध रखती है। आगे नेवासा संस्कृति है। नेवासा संस्कृति, नेवासा आपको मिलेगा महाराष्ट्र में, और यहाँ से जो चीज़ें हमें मिली हैं, नेवासा संस्कृति से हमें छोटे छोटे फल्क उपकरण मिलते हैं। जो छोटे फल्क उपकरण है ये मध्यपुरा पाषाण संस्कृति की खास तौर पर विशेषता रही है। ठीक है, भागौर संस्कृति, भागौर पड़ता है राजस्थान में। ठीक, याद रखना। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि भागौर की खोज किसने की थी? जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए कि भागौर जगह है, इसकी खोज किसने की थी। भागौर संस्कृति से हमें पता चलता है कि ये उच्च पुरापाषाण संस्कृति के साथ संबंधित है। ये माना जाता है, इतिहासकार ये मानते हैं कि ये पुरापाषाण युग और नवपाषाण युग का संक्रमण काल कहा जाता है उच्च पुरापाषाण को। तो जो भागौर संस्कृति है यहाँ पर मिलाएंगे ऑप्शन 4 के साथ। तो कोढिलवा संस्कृति, कोढिलवा एक नवपाषाणिक स्थल है और ये जो कोढिलवा संस्कृति है ये नवपाषाणिक संस्कृति के साथ संबंध रखती है। अगर आपको केवल इतना पता है ना कि कोढिलवा जो है ये एक नवपाषाणिक स्थल है और ये नवपाषाणिक संस्कृति है, केवल यही ऑप्शन पता है, तो कूट में देखिए डी का 3 है यहाँ पर ऑप्शन डी में। ठीक, तो सीधा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आप एलिमिनेशन मेथड के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पीय तोल का अनुपात क्या है? ये क्वेश्चन यूजीसी ने बहुत बार पूछा है। मैं चाहता हूँ कि आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाइए, ताकि यदि यूजीसी फिर से ये क्वेश्चन पूछ ले तो आप इसका आंसर करने में सक्षम हो जाएं। ठीक, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ हड़प्पन वेट? ठीक है, ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, देखिए इनमें से कौन सा ऐसा आंसर है जो हड़प्पा तौल माप का अनुपात बताता है हमें। हड़प्पा सभ्यता के उत्खननों से हमें ये पता चलता है वहाँ पर लोग व्यापार के लिए बांटों का इस्तेमाल करते थे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ से हमें व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक, और इन बांटों का जो तोल का अनुपात आपको मिलेगा वो मिलेगा, जैसे एक है, एक को वह डबल कर देते थे, 2 हो जाता है, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 होगा, और 8 का डबल 16 हो जाएगा, और 16 का डबल आगे 32 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इनके बाटों का जो माप था, इनके वेट का जो माप था वो आगे इसी प्रकार बढ़ता जाता है। तो ऑप्शंस में आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन बी, 1:2:4। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 होना चाहिए, तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस ताम्र समकालीन स्थल से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त होता है किंतु प्रस्तर उपकरण प्राप्त
नहीं होते हैं। ऑप्शंस हैं अहाड़, गिलुंद, कायथा, नवदा, टोली। तो आसान क्वेश्चन है। गिलुंद, कायथा और नवदा टोली एक ऐसी जगहें हैं जहाँ से हमें प्रस्तर उपकरण मिलते हैं। ठीक। एक अहाड़ ही ऐसी जगह है जहाँ से हमें प्रस्तर उपकरण नहीं मिलते हैं, यहाँ से तांबे के साक्ष्य का प्रयोग हमें प्राप्त होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। अहाड़ संस्कृति का समयकाल था 2100 बीसी से लेकर 1500 बीसी के आसपास। ठीक है, याद रखिएगा। एक यहाँ से ही कुल्हाड़ियों के फलकों का अभाव हमें देखने को मिलता है, बाकी सभी जगहों पर हमें छोटे छोटे प्रस्तर उपकरण मिलते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बार यूजीसी ने एग्जाम में पूछा है, हर बार घुमा के पूछता है, किसी न किसी रूप में इस क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया जाता है। सुदास के विरुद्ध ऋग्वेद में लिखित 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? अब आप पिछले ही क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए, 2021 वाले, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 10 राजाओं के बीच में जो युद्ध लड़ा गया था वो कौन से भेद में आपको उसका विवरण मिलता है। तो प्रश्न में ही दे रखा है ऋग्वेद में। तो यहाँ पर देखना है कि जो 10 राजाओं का युद्ध हुआ था किसके नेतृत्व में लड़ा गया था, ऋषि वशिष्ठ के, विश्वामित्र के, कुरु के या फिर पुरु के। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर है, देखिए ऋग्वेद के अनुसार भरतों का एक राजा था जिसका नाम था राजा सुदास। ये भरत जन का शासक हुआ करता था और इनके पास एक ऋषि हुआ करते थे, ऋषि विश्वामित्र। विश्वामित्र को इन्होंने पुरोहित पद पर रखा हुआ था। किसी कारणवश इनको वह पुरोहित पद से हटा देते हैं और ऋषि वशिष्ठ को वहाँ पर अपना पुरोहित नियुक्त कर लेते हैं, जिस कारण ऋषि विश्वामित्र क्रोधित हो जाते हैं। 10 छोटे छोटे कबीले होते हैं, उनका ये संगठन करते हैं, उनको एकत्रित करते हैं और उनको लीड करते हैं। लीड करने के बाद राजा सुदास के ऊपर ये आक्रमण कर देते हैं। बहुत ही भयानक लड़ाई होती है और इस लड़ाई में जीतता कौन है? राजा सुदास, इसकी विजय हो जाती है। ठीक है, और आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो 10 राजा थे, जो 10 जन थे, इनके आप नीचे कमेंट सेक्शन में नाम लिखिए। मैंने बहुत बार अपनी प्रीवियस वीडियो में इनके नाम आपको समझाए हैं और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में यह भी आंसर करना है कि ये वाला जो 10 रागे युद्ध था ये कौन सी नदी के किनारे पर लड़ा गया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन यूजीसी के फेवरेट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन गलत होने की संभावना भी होती है। चलिए बताइए, नीचे दिए गए वक्तव्य को देखते हुए कथन एक कहा गया है और कथन दूसरे का कारण होता है हमेशा की तरह। कथन ये कहता है कि भारतीय नरेशों में बिंबिसार ने ही सर्वप्रथम योग्य प्रशासन की आवश्यकता पर बल दिया। ठीक, और कारण कहता है कि मंत्रियों का चयन बिंबिसार स्वयं करता था और उनकी सम्मति की उपेक्षा ना करने की उसकी ख्याति थी। दोनों स्टेटमेंट सही है। अशोक के पिताजी जो बिंबिसार थे, उसने जब अपने प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ली, जो योग्य शासक हुआ करते थे उनको ही उसने प्रांतों में लगाया था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कारण भी बिल्कुल यही है कि मंत्री का चयन वह बिंबिसार खुद करते थे, किसी भी मंत्री को वह सिफारिश से रखते नहीं थे। ठीक, तो कारण और कथन दोनों सही हैं और ये स्पष्टीकरण भी करता है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र के अनुसार शासकीय कर्मचारियों के अधिकतम और न्यूनतम वेतन का अनुपात क्या था? यूजीसी ने ये क्वेश्चन देखिए क्यों बनाया है, इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है। जब हम पढ़ रहे होते हैं, जब हम कंटेंट पे पढ़ रहे होते हैं, बुक हम पढ़ रहे होते हैं, तो उस समय हमें पढ़ते समय क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ये चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अर्थशास्त्र की रचना की थी कौटिल्य ने। ठीक, कौटिल्य की रचना है अर्थशास्त्र। अब ये अर्थशास्त्र नाम का ही अर्थशास्त्र है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये एक राजनीति शास्त्र है। ये पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर बात करता है, राजा को उसने कैसे शासन करना है उसके बारे में समझाता है। और यही एक शास्त्र है जिसके अंतर सारे जितने भी प्रावधान हैं कि राज्य को कैसे चलाना है, वेतन कैसे देना है, कर्मचारियों का वेतन कैसे होगा, उसके ऊपर डिटेल में विवरण भी दे रखा है। ठीक, और आपको ये चीज़ समझनी होगी जब हम पढ़ रहे होते हैं कि जो पुरोहित होता है सबसे टॉप ऑर्डर पर होता है, उसके नीचे सेना नायक होते हैं, उसके नीचे प्रांतों के गवर्नर होते हैं, उसके नीचे ऐसे नीचे क्रमवार आप नीचे चलते जाएंगे तो सबसे निचला जो अधिकारी होता है वो होता है अंगरक्षक। ठीक है, तो अब इनको पेमेंट भी देनी होती थी। ठीक है, पेमेंट का जो अनुपात होता था, जो सबसे ऊपर वाला अधिकारी होता है उसको पेमेंट दी जाती थी 4800 पण। अब तो डॉलर और रुपीस चलता है, लेकिन उस समय पण चला करते थे। ठीक है, और जो सबसे निचला अधिकारी होता था जिसको अंगरक्षक कहते हैं, उसको 60 पण ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाते थे। ठीक, अब इसका अनुपात क्या हो जाएगा?
ठीक है, 4800:60, तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी। ठीक, अब कथन और कारण का क्वेश्चन आ गया है फिर से, इसको कीजिए अटेम्प्ट। व्यापारिक अर्थव्यवस्था बुद्ध के समय में फलने फूलने लगी। ठीक है, और जैनियों ने बड़ी संख्या में कृषि को छोड़ दिया और व्यापार को अपनाया। आसान क्वेश्चन है, बुद्धिज़्म और जैनिज्म से ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो व्यापारिक अर्थव्यवस्था बुद्ध के समय में बिल्कुल फलने फूलने लगी थी। बहुत सारे लोग व्यापार में उस समय अपने आप को इन्वेस्ट करने लग गए थे। ठीक है, और जो जैन धर्म के लोग थे वो आपको पता है अहिंसा में विश्वास रखते हैं। वो सोचते हैं कि जब हम खेती करते हैं तो बहुत सारी हिंसा होती है, बहुत सारे जीवों की हत्या होती है, तो उन्होंने कृषि को छोड़ ही दिया था और व्यापार को अपना लिया था। ये दोनों एक ही समकालीन थे उस समय। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे ही जैनियों ने बड़ी संख्या में कृषि को छोड़ा, व्यापार को अपनाया, तो व्यापार में जो अर्थव्यवस्था है उसमें वृद्धि तो होने लगी थी। कारण भी बिल्कुल सही है, तो आंसर क्या होगा फिर यहाँ? सही सोचा आपने, ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन बनाइए कि निम्नलिखित में से किस शासक को वर्ण संकरण प्रथा को रोकने का श्रेय दिया जाता है? आसान क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, पुष्यमित्र शुंग है, वासुदेव कर्ण है, गौतम पुत्र शतकर्णी या प्रवरसेन वन। पिछले प्रैक्टिस सेट में मैंने प्रवरसेन वन के बारे में आपको डिटेल में समझाया था, अगर आपने उसको नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। ठीक, वहाँ से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। पुष्यमित्र शुंग उनके बारे में पढ़ के जाइए। अब जो क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ण संकरण प्रथा को रोकने का श्रेय, अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन को भी समझना जरूरी है। वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ब्राह्मण, दूसरा होता है क्षत्रिय, और तीसरा होता है वैश्य, और चौथा होता है शूद्र। ठीक, अब ये 4 वर्ण होते हैं। इज इट क्लियर? चारों वर्णों का यहाँ पर संकरण प्रथा, इसको किसने रोकना शुरू किया था? अब ये संकरण प्रथा हो क्या रही थी? देखिए, जो ब्राह्मण लोग थे वो अपने आप को क्षत्रिय कहने लग गए। आपने देखा होगा अगले आने वाले पिछले प्रैक्टिस सेट में भी मैंने आपको समझाया था, जो सेन वंश के शासक थे अपने आप को ब्रह्म क्षत्रिय कहते थे। ऐसे ही कुछ वैश्य लोग थे, जब उनका व्यापार नहीं चलता था तो वह छोटे छोटे काम करने लग गए, मजदूरी करने लग गए। और ऐसे ही कुछ शूद्र लोग थे जिनका व्यापार में अपना अच्छा मन लगता था, वो व्यापार भी करने लग गए। ऐसे कुछ वैश्य लोग थे, वो अपने आप को क्षत्रिय कहने लगे। धीरे धीरे करके ये जो वर्ण संकरण प्रथा थी ये कॉन्टीन्यूसली बढ़ती गई। इससे क्या हो गया कि सारे के सारे वर्ण आपस में मिलने लग गए। इस चीज़ को नोटिस किया था गौतमीपुत्र शतकर्णी ने। ठीक, अब गौतमीपुत्र शतकर्णी के बारे में यहाँ से ये हमें साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं कि गौतमीपुत्र शतकर्णी ने वर्ण संकरण प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। एक नासिक प्रशस्ति है जहाँ से हमें गौतमीपुत्र शतकर्णी के बारे में पता चलता है कि उसने वर्ण संकरण प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। ठीक, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। अब 2 सूचियाँ दे रखी हैं। ठीक है, एक सूची में राज्य हैं, दूसरी में उसकी राजधानी है। आसान क्वेश्चन है, मुझे लगता है आप सभी कर लेंगे। ठीक, चलिए फिर अटैम्प्ट कीजिए। कलिंग की राजधानी थी दंतपुर। ठीक है, आप मेरे साथ मिलाते जाइए। अवंती की राजधानी थी महिषमती। ठीक, और असमक की राजधानी है पोटन, या फिर इसे हम पोतन भी कहते हैं। ठीक, सौवीर की राजधानी है रौनक। राइट, तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। ठीक, सूची 1 में पाषाण का उपकरण है, दूसरी सूची में जो स्थान है उनको हमने सुमेलित करना है। सूची 1 में ग्रेनाइट, लाल बलुआ पत्थर हैं, शिस्ट हैं, बलुआ पत्थर हैं, ये कौन कौन सी कला में इस्तेमाल किए जाते थे? ठीक है, चलिए आप मेरे साथ ही मिलाइए। जो ग्रेनाइट का प्रयोग होता था ये महाबलीपुरम कला में होता था। ठीक, लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग होता है मथुरा कला में, बहुत बार हमने पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया भी है। शिस्ट का प्रयोग होता है बमियान कला में, ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, इसको जरूर याद रखिएगा। और बलुआ पत्थरों का प्रयोग होता है सारनाथ कला में, बहुत बार मैं पहले भी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। तो नीचे यहाँ कूट में देख कर आंसर बताइए क्या होना चाहिए। आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कपालिकों, पशुपतों और बौद्धों को भ्रष्ट आचरण का वर्णन किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। ठीक है, ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें कपालिकों, पशुपतों और बौद्धों के भ्रष्ट आचरण, जिसमें ये बताया गया कि बौद्ध धर्म के लोग भी भ्रष्ट आचरण में रहते थे, उनका आचरण भ्रष्ट हो चुका था? किस ग्रंथ में ऐसा विवरण आपको मिलेगा? 4 ऑप्शंस हैं, महावीर चरित, मतविलास, मुष्कटिक या फिर
उत्तर रामचरित। ठीक है, चलिए इसका आंसर है ऑप्शन बी, मत विलास। देखिए पल्लव शासक थे महेंद्र वर्मन प्रथम, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था मत विलास प्रहसन। ठीक, ये एक हास्य ग्रंथ था और इसमें उसने कापालिकों, पशुपतों, बौद्ध भिक्षुओं के भ्रष्टाचार का वर्णन किया है। ठीक है, और महेंद्र वर्मन प्रथम की एक उपाधि भी है जिसको मत विलास कहा जाता है। याद रखिएगा, महेंद्र वर्मन की एक उपाधि भी है जिसको मत विलास भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी। अब ये क्वेश्चन मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में भी आपको करवाया था। तो पदीरा पत्तू निम्नलिखित में से किसकी प्रशंसा का पाद्य ग्रंथ है? ठीक है, चेर का, चौल का, कदम का या फिर पांड्या का? तो पदीरा पत्तू एक तमिल काव्य ग्रंथ है जो चेर शासकों के बारे में विवरण मिलता है जिसका। तो इसमें लगभग 8 चेर शासक हैं जिनकी प्रशंसा की गई है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। अब ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए। नीचे 2 वाक्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को उसका कारण आर कहा गया है। तो अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं आप में से कौन कौन बच्चा कर पाता है। शकों के भारतीयकरण की प्रक्रिया को उनके व्यवहारिक संबंधों से गति प्रदान हुई। ठीक है, कारण कहता है कि सातवां नरेश शतकर्णी शक क्षत्रिय रुद्रदामन का दामाद था। बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। शकों की जो भारतीयकरण की प्रक्रिया है उनके व्यवहारिक संबंधों से उसकी गति में उसको बहुत तेज़ी मिली थी। दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। और सातवां नरेश जो था शतकर्णी, ये शक रुद्रदामन का दामाद था, ये भी स्टेटमेंट सही है। इसी कारण उनके जो भारतीयकरण की प्रक्रिया है उसमें वृद्धि भी देखने को मिली थी। तो स्टेटमेंट ए यहाँ पर सही हो जाएगी। ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए। सूची 1 में शासक हैं और सूची 2 में उनके विरुद्ध। ठीक, यहाँ पर विरुद्ध का मतलब क्या हुआ यहाँ? ये तो सारी उपाधियाँ थी। ठीक है, सूची 1 में जो शासक हैं इनकी सामने उपाधियाँ दे रखी हैं। हमने यहाँ पर मिलाना है कि कौन से शासक की उपाधि कौन सी हुआ करती थी। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक, चलिए आप मेरे साथ ही इसको मिलाते जाइए। जो समुद्रगुप्त थे ये गुप्त नरेश थे, उनके नाम से ही पता चलता है ये गुप्त नरेश थे। इनकी जो उपाधि थी ये थी प्राक्रमांक। ठीक है, और महेंद्र वर्मन वन, यहाँ पर जो महेंद्र वर्मन वन है यहाँ पर 2 भी होता, दोनों की उपाधियाँ हुआ करती थी विचित्रचित्त। और पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य शासक थे इनकी उपाधि हुआ करती थी सत्याश्रय। और सिंधुराज, इनकी उपाधि हुआ करती थी नवसहांसाक। तो मिलाइए यहाँ कूट में, इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो आंसर होगा ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से एक ऐसा ग्रंथ है जो सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ग्रंथ ए है उपमित भवा प्रपंच कथा, और ऑप्शन बी है पद्म पुराण, ऑप्शन सी है दवे परीक्षा, और ऑप्शन डी है जस शीतल का चंपू। मिलाइए इनको, कौन कौन सा ग्रंथ है जो सही सम्मिलित है। देखिए जो पद्म पुराण है ये रविशेन की रचना है, ये तो सही है। और दवे परीक्षा ठक्करूर पेरू की रचना है। यश शीतल कपंचू ये रचना है सोमदेव की। ये तीनों तो सही हैं। उपमित भव परपंच कथा ये उदोतन सूरी की रचना नहीं है, ये है सिद्ध ऋषि सूरी की। याद रखिएगा, उदोतन सूरी की रचना कौन सी है यह भी आपको पता होना चाहिए। उदोतन सूरी की रचना है कुवल्यमाला। कई बार यूजीसी ने इस पे क्वेश्चन पूछा है, कुवल्यमाला। याद रखिएगा, कुवल्यमाला उदोतन सूरी की रचना है। उपमित भाव प्रपंच कथा यह है सिद्ध ऋषि सूरी की रचना। ठीक, आप इसको नोट जरूर कर लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को ही देख लीजिए, काफ़ी इन डेप्थ पूछा गया है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में मंदिर योजनाएं हैं और सूची 2 में कौन कौन से मंदिर के ऊपर उसको लागू किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं यहाँ पर। वृत्ताकार मंदिर योजना, तारा मंदिर योजना, आयताकार मंदिर योजना, बहुकोणीय मंदिर योजना, ये कौन कौन से मंदिर के ऊपर इसको इस्तेमाल किया गया था। ठीक, वीडियो को पॉज करके आंसर सोचिए क्या आंसर होना चाहिए। आप मेरे साथ ही इसको मिलाते जाइए। जो वृत्ताकार मंदिर योजना है ये जयपुर का बैराट मंदिर है वहाँ पर आपको मिलेगी। ठीक, और तारा मंदिर योजना आपको मिलेगी दक्षिण कौशल मंदिर में। ठीक है, और आयताकार मंदिर योजना आपको मिलेगी सांची का मंदिर संख्या नंबर 17 में। और बहुकोणीय मंदिर योजना आपको होयसल के मंदिरों में मिलेगी। ठीक है, तो इसका कूट में आंसर देखिए क्या होना चाहिए। ए का होगा 2, बी का होगा 3, सी का होगा 1 और डी का होगा 4। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी। ठीक है,
ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कुड बी हैपन। ठीक, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इन डेप्थ पूछा गया है। दक्कन के किस राजवंश को अरब लेखकों ने संसार के 4 सार्वभौम राजवंशों में से एक बताया है? मान्यखेड़ के राष्ट्रकूट, वातापी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य या फिर कोंकण के मौर्य। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा आप यदि इसके बारे में पढ़ के चलेंगे, क्योंकि अरब लेखकों के ऊपर यूजीसी ने क्वेश्चन बहुत बार बनाए हैं, तो इन फ्यूचर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, भारत भ्रमण पर आए थे अरब यात्री, कई आए थे। एक पहले आया था अलमसूदी। ठीक है, अलमसूदी, याद रखना, इसके बारे में आपने पढ़ना, बहुत बार यूजीसी ने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है कि अलमसूदी जब राष्ट्रकूट शासकों में आता है, जब राष्ट्रकूट शासकों के बारे में लिखता है, एक राष्ट्रकूट शासक था बल्हारा, या फिर उसे वल्लभ राज भी कहते हैं, उसके बारे में अलमसूदी लिखता है कि वह संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा है। ठीक है, इसके आगे थोड़ा सा और चलते हैं तो एक अरब यात्री और आता है, उसका नाम है सुलेमान। ठीक है, सुलेमान भी इनके बारे में विवरण देता है, और जब सुलेमान आता है उस समय अमोघ वर्ष प्रथम का शासनकाल चल रहा होता है। ठीक है, अमोघ वर्ष प्रथम का शासनकाल का समय काल होता है 818 ईस्वी से लेकर के 880 ईस्वी के बीच में। जिस सब राष्ट्रकूट शासक हैं, इनके बारे में दोनों अरब लेखक हैं, एक अलमसूदी और दूसरा है सुलेमान, दोनों ने कहा है कि ये संसार के सबसे 4 सर्वश्रेष्ठ जो राजवंश है उनमें से एक हैं। सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ राजवंशों में और कौन कौन आते हैं? एक आते हैं बगदाद के खलीफा और चीन के राजा। ठीक है, उनमें से माना गया है कि मान्यखेड़ के जो राष्ट्रकूट शासक हैं वो संसार के सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ राजवंशों में से एक हैं। ठीक, तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए। अब ग्रंथ हैं, इनके वर्णित विषय कौन कौन से हैं? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ज़रूर इसको पढ़ के जाइएगा। गौड़वाहो, नागानंद, पुरनानुरु, अग्नानुरु, ये कौन कौन से ग्रंथ हैं, इनमें से कौन कौन से विषय बेसिकली जिनके ऊपर ये ग्रंथ लिखे गए हैं? ठीक है, आप खुद ही वीडियो को पॉज करिए, पहले आंसर सोचिए क्या होना चाहिए। जो गौड़वाहु ग्रंथ है ये कन्याभुज नरेश यशोवर्मन के अभियान के ऊपर लिखा गया है। नागानंद बौद्धिस्तव जीवमृत वाहन की कथा है, और पुरनानुरु ये राजाओं की प्रशंसा में पद लिखे गए हैं। 400 पुराने गीत किस में लिखे गए हैं? अग्नानुरु में। तो यहाँ पर कूट में देखिए इसका आंसर क्या होगा, ए का 2, बी का 4, सी का 3, तो डी का 1, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक, थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अपने भवनों के निर्माण में तुर्क सुल्तानों ने मेहराब और गुंबद का भरपूर प्रयोग किया था। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब तुर्क सुल्तान भारत में आए थे उससे पहले ही भारतीय लोग मेहराब और गुंबदों के निर्माण की कला जानते थे। अब स्टेटमेंट 2 कहती है ना तो मेहराब ना ही गुंबद का आविष्कार तुर्कों या मुसलमानों ने किया। मैंने पहले ही आपको कहा है कि भारतीय लोग पहले से ही जानते थे, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तुर्कों ने अपने भवनों में उच्च कोटि के चूने और गारे का प्रयोग किया था। यस, ये स्टेटमेंट भी सही है। स्टेटमेंट 4 कहती है कि तुर्क शासकों ने अपने भवनों में पट्टी और शहतीर प्रणाली का प्रयोग नहीं किया था। ये स्टेटमेंट आप यहाँ पर नहीं है ना, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि तुर्क सुल्तानों ने अपने भवनों में शहतीर और पट्टी प्रणाली का तो इस्तेमाल किया था। ये स्टेटमेंट सही होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर लिखा है नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगी। केवल 3 स्टेटमेंट यहाँ पर आपको सही मिलेंगी, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 यहाँ पर है ऑप्शन सी में, तो आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। ठीक, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों के बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि मुगल काल में कृषि व्यवस्था, दिल्ली सल्तनत के ऊपर मुगल काल जब चल रहा था उस समय कृषि व्यवस्था को लेकर कौन कौन से शासक ने कौन कौन से कर लगाए थे। पढ़ते समय आप जरूर याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। पढ़े होंगे तो तभी आंसर कर पाएंगे इसके हम सही। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने घराई और घरी नामक करों को लगाया था। हाँ बिल्कुल, ये स्टेटमेंट तो सही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अबवाब नामक अतिरिक्त कर थोपा था। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो ये स्टेटमेंट भी हमें सही मिलती है। अकबर के शासनकाल में भूमि लगान निर्धारण जब्त व्यवस्था को विकसित किया गया और इसे दहशाला व्यवस्था का नाम दिया गया था। तो ये भी सही है, क्योंकि ये अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें साल में ये काम किया था। उसने टोडरमल की जो दहशाला प्रणाली थी
उसको लागू किया था। ठीक है, उसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है, इसको आईने दैशाला भी कहा जाता है। ये लगभग 1580 ईस्वी के बीच में लागू किया गया था। ये ईयर याद रखिएगा क्योंकि ये मिलान के लिए कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, स्टेटमेंट 4 कहती है कि जहांगीर लगान निर्धारण की नस्क व्यवस्था को जारी किया था। हाँ, ये स्टेटमेंट यहाँ गलत है क्योंकि ये नस्क व्यवस्था जो थी ये जहांगीर ने जारी नहीं की थी। तो केवल 3 स्टेटमेंट यहाँ पर सही होंगी, 1, 2 और 3। तो क्या आंसर होना चाहिए? बी। ठीक। तारीख़ फ़िरोज़ शाही किन के द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शंस हैं जियाउद्दीन बर्नी और आमिर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी तथा शम्स ए सिराज अफ़ीफ़, शम्स ए सिराज अफ़ीफ़ और इसामी, या फिर शम्स ए सिराज अफ़ीफ़ तथा मिनहाज सिराज। 2 राइटर्स हैं, दोनों राइटर्स ने एक ही बुक लिखी थी। ठीक है, तारीख़ फ़िरोज़ शाही। ठीक, किसके द्वारा लिखी गई थी? देखिए ये तो सबको पता है, ये जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। और जियाउद्दीन बर्नी मोहम्मद बिन तुगलक के समयकाल में लगभग 17 साल तक रहा था। उसकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें एक आती है तारीख़ फ़िरोज़ शाही और दूसरी आती है फ़तवा जहांदरी। ठीक, ये दोनों बुक्स किसके द्वारा लिखी गई थी? जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। अब जियाउद्दीन बर्नी तारीख़ फ़िरोज़ शाही को जहाँ पर ख़त्म कर देते हैं उसके आगे दोबारा से शुरू करते हैं शम्स ए सिराज अफ़ीफ़। अफ़ीफ़ उसके आगे शुरू कर देते हैं, तो इसका मतलब दोनों ने लिखी होगी, जियाउद्दीन बर्नी और शम्स ए सिराज अफ़ीफ़ ने। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा तारीख़ फ़िरोज़ शाही को 2 राइटर्स ने लिखा था, जियाउद्दीन बर्नी ने और शम्स ए सिराज अफ़ीफ़ ने। ठीक, ये जो पद हैं दीवान, शागिर्द, मुहर्रिर और अल कलम, 4 पद थे, इम्पॉर्टेंट हैं। कौन सा ऐसा राइटर है जो कहता है कि ये उन व्यक्तियों को देने चाहिए जिनके पूर्वज शासकों तथा अमीरों की सेवा में रहे हैं? ठीक है, मिनहाज उस सिराज, जियाउद्दीन बर्नी, फ़ख्र मुदबिर या फिर सुल्तान फ़िरोज़ शाह तुगलक। ठीक है, चलिए इसका आंसर है, आपने पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक आप नोट कर लीजिए। ये एक बुक है अदब उल हर्ब, इसकी रचना की थी फ़ख्र मुदबिर ने। तो इस बुक में उन्होंने मेंशन किया है कि दीवान, शागिर्द और मुहर्रिर अल कलम ऐसी उपाधियां उन व्यक्तियों को देनी चाहिए जिनके पूर्वज शासकों की, अमीरों की सेवा में रहे हैं। राइट, तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी। अब ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। सूची 1 को सूची 2 के साथ हमने मिलाना है। सूची 1 में सूफी संत हैं और सूची 2 में उनके कार्य क्षेत्र हैं। ठीक, तो मिलाइए इसको, वीडियो को कर लीजिए खुद से पॉज। मोइनुद्दीन चिश्ती का कार्यक्षेत्र कौन सा था? शेख बहाउद्दीन जकरिया का कार्यक्षेत्र कौन सा था? शेख फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर का कार्यक्षेत्र कौन सा था? शेख निज़ामुद्दीन औलिया का कार्यक्षेत्र कौन सा था? ठीक, मिलाइए इसको। थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं कि सूफ़ी इस्लाम के भीतर एक सुधारवादी आंदोलन शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? ईरान से। ठीक है, ईरान से शुरू होता है, जिसमें शिया और सुन्नी दोनों समुदायों के मतभेद को दूर करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, जब दिल्ली में सल्तनत काल की शुरुआत होती है उस समय लगभग 12 सिलसिले आपस में विभाजित हो चुके होते हैं, उनके अलग अलग कार्यक्षेत्र होते हैं। ठीक, अलग अलग जो सूफी संत हैं अलग अलग जगहों पर जाकर अपने अपने धर्म का प्रचार कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर देखना है कि सूफी संत कौन से का कौन सा कार्यक्षेत्र था। आप मेरे साथ ही इसको मिलाते जाइए। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का कार्यक्षेत्र था अजमेर, और शेख बहाउद्दीन जकरिया का कार्यक्षेत्र था मुल्तान, और शेख फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर इसका कार्यक्षेत्र था अयोधन। ठीक है, अब यहाँ पर इसको मेरे साथ मिला लीजिए। 3 सी को हम 2 के साथ मिलाएंगे। और शेख निज़ामुद्दीन औलिया, ये तो सबको पता है, दिल्ली में इसका कार्यक्षेत्र हुआ करता था। तो आप मिलाइए कूट में, इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो आंसर होगा A का 4, B का 3, C का 2 और D का 1। ये है ऑप्शन सी में। कागज खाम क्या है? द्विभाषीय राजस्व अभिलेख है, मनसबदारों से संबंधित अभिलेख है, जागीर अभिलेख है, या फिर रोजी नादार सैनिकों से संबंधित अभिलेख है। ठीक है, जो कागज खाम एक द्विभाषीय राजस्व अभिलेख है, तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन भारत के शासक ने आगरा शहर की नींव रखी थी? ये तो आसान क्वेश्चन है, कर लेंगे ना आप? करना चाहिए। यदि ये ना कर पाए तो फिर क्या तैयारी की आप लोगों ने फिर, है ना? ठीक है, चलिए इसका आंसर है ऑप्शन बी, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने बहुत सारे और भी शहर थे जिसकी उन्होंने नींव रखी थी, जिसमें आते हैं इटावा, वियना, कोइल जिसे अलीगढ़ कहते हैं, ग्वालियर का धौलपुर,
यहाँ पर सभी जगह पर उन्होंने अपनी नींव रखी थी। और 1504 ईस्वी में उन्होंने आगरा की नींव रखी थी, याद रखिएगा, ठीक। और इसको उसने अपनी राजधानी भी बनाया था। आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी। अब ये क्वेश्चन भी देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर हमने सही कथन देखना है, कौन सा कथन सही है। बहमनी शासक फिरोज शाह को उसके सूफी संत गेसू दराज से सहचार के कारण वली कहा जाता है। नहीं, ये स्टेटमेंट तो गलत है, ठीक है। और फिरोज शाह बहमनी को विजयनगर के शासक देवराय फर्स्ट ने पराजित किया था। हाँ, ये स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है। और अहमद शाह बहमनी फर्स्ट ने अपनी राजधानी का गुलबर्गा से वारंगल स्थानांतरित कर दिया था। ये स्टेटमेंट भी गलत है। अहमद शाह बहमनी फर्स्ट ने खगोल शास्त्र का अध्ययन को प्रोत्साहन दिया था। दौलताबाद के समीप एक वैधशाला का निर्माण भी किया था। तो अहमद शाह बहमनी ने काम तो किया ही नहीं था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। केवल बी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, क्योंकि फिरोज शाह बहमनी ने शुरू में देवराय वन को हरा दिया था। और देवराय वन को उसके बाद फिरोज शाह के साथ अपनी बेटी की शादी भी करनी पड़ी थी। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जब भी नहीं आ जाए उसको तो आप अंडरलाइन कर लीजिए, गोला ही बना लीजिए, कई बार गलती हो जाती है यहाँ से। स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि गुरु नानक अफगानों द्वारा स्थापित राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था से विशेषतः पंजाब में पूर्णतः परिचित थे, ठीक है। स्टेटमेंट बी कहती है कि उन्होंने बाबर की आक्रमणकारी सेना को पाप की बारात के रूप में देखा था, ठीक। सी स्टेटमेंट कहती है कि उनका विश्वास था कि ईश्वर की कोई जाति नहीं होती है और ना ही ईश्वर में जाति का कोई महत्व दिया जा सकता है, ठीक है। ओके, स्टेटमेंट डी कहती है कि ब्राह्मण और खत्री शोषणकारी व्यवस्था के भाग नहीं थे, ठीक। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। देखिए, गुरु नानक देव जी का जन्म होता है 1469 में और उनकी डेथ होती है 1539 में, ठीक। और उन्होंने केवल एकेश्वरवाद के ऊपर ही जोर दिया था। वो केवल एक ही भगवान को मानते हैं। वो किसी भी जात पात धर्म किसी भी समुदाय में कोई भी वितकरा नहीं करते थे, ठीक है। उनकी जो आइडियोलॉजी है उसको यदि हम देखते हैं तो उसमें यही हमें पता चलता है। उनके सामने जो भी कोई अत्याचार कर रहा था उसका उन्होंने पूरा विरोध किया था, ठीक। तो जो स्टेटमेंट ए है ना, गुरु नानक अफगानों द्वारा स्थापित राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था से विशेषतः पंजाब में पूर्णतः परिचित थे, बिल्कुल ये स्टेटमेंट तो सही है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि वो किसी के आगे भी झुकने का उनका कोई भी कारण नहीं होता था। वो कहते थे कि जो आपके ऊपर जुल्म कर रहा है उसके सामने कभी मत झुकिए। उन्होंने बाबर की आक्रमणकारी सेना को पाप की बारात के रूप में देखा, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। और सी स्टेटमेंट कहती है कि उनका विचार था कि ईश्वर की कोई जाति नहीं होती है। मैंने पहले ही आपको समझाया है कि वह केवल एक ही ईश्वर में विश्वास रखते थे। तो स्टेटमेंट सी इज़ आल्सो करेक्ट। डी स्टेटमेंट कहती है कि ब्राह्मण और खत्री शोषणकारी व्यवस्था के भाग नहीं थे, यही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। उनके अकॉर्डिंगली ब्राह्मण और खत्री बिल्कुल शोषणकारी व्यवस्था के भाग थे, क्योंकि ये अलग नहीं थे। तो स्टेटमेंट डी यहाँ पर गलत है। तो आंसर क्या होना चाहिए, डी, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर फिर से जो स्टेटमेंट गलत है हमने वो देखनी है। स्टेटमेंट एक है कि शेरशाह ने लाहौर से मुल्तान तक एक नई सड़क का निर्माण करवाया था। शेरशाह ने लाहौर से लेकर मुल्तान तक बिल्कुल ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। उसने मिर्ज़ा हैदर दौलत को कश्मीर से निष्कासित कर दिया था, ये स्टेटमेंट मुझे गलत लगती है। क्योंकि क्या हुआ था कि उन्होंने एक राजकुमार की सहायता से कश्मीर के शासक मिर्ज़ा हैदर दौलत को गद्दी से हटाने का प्रयास तो किया था, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाए थे, ठीक है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। स्टेटमेंट 3 कहती है कि मारवाड़ विजय के उपरांत उन्होंने गुजरात पर आक्रमण किया था, ठीक। देखिए, मारवाड़ पर विजय उन्होंने की थी 1544 में, और मारवाड़ के बाद उन्होंने गुजरात पर आक्रमण नहीं किया था, उन्होंने किया था चित्तौड़ पर आक्रमण, ठीक। याद रखिएगा, चित्तौड़ पर आक्रमण किया था मारवाड़ के बाद, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगी। और उसने दाग और चेहरा प्रथा को आरंभ किया था, हाँ ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही नहीं है। तो आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अकबर के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है हमने, ठीक है। स्टेटमेंट ए पढ़ते हैं कि आईने अकबरी के अंतिम भाग में भारत की विचारधाराओं
और रीति रिवाजों का विस्तृत वर्णन किया गया है। ठीक। अब स्टेटमेंट बी देख लीजिए कि अकबर ने शेख फैज़ी को उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करने का आदेश दिया था। ठीक। स्टेटमेंट सी कहती है कि अकबर ने एक विवाह के पक्ष में अपनी वीरता को पहली बार 1578 में शेख इब्राहिम सरहिंदी से वार्तालाप में अभिव्यक्त किया था। स्टेटमेंट डी कहती है कि अकबर ने 1562 और 63 में आदेश जारी किया था कि विद्रोहियों और उद्गत गांवों के विरुद्ध सैन्य अभियान में स्त्रियों और बच्चों को दास न बनाया जाए। तो बताइए कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। स्टेटमेंट ए जो है ना, आईने अकबरी के अंतिम भाग में भारत की विचारधाराओं और रीति रिवाजों का विस्तृत वर्णन किया गया है। यहाँ ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, क्योंकि आईने अकबरी जो है अकबरनामा का विस्तृत भाग है। जो कह लो कि इसका थर्ड भाग है आईने अकबरी। टोटल अकबरनामा के 5 खंड हैं, तो ये थर्ड खंड है। इसके अंतिम भाग में इसके रीति रिवाजों का विस्तृत वर्णन किया गया है। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। हमने यहाँ पर देखनी है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ठीक है। अकबर ने शेख फैज़ी को उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करने का आदेश दिया था। ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, क्योंकि अकबर ने शेख फैज़ी को गणित की पुस्तक का फारसी में अनुवाद करने को दिया था। यहाँ पर उपनिषदों की जगह पर गणित था। ठीक है। गणित की पुस्तक का उन्होंने फारसी में अनुवाद करने के लिए आदेश दिया था। ठीक। और ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगी। अकबर ने एक विवाह के पक्ष में अपनी वीरता को पहली बार 1578 में शेख इब्राहिम सरहिंदी से वार्तालाप में अभिव्यक्त किया था। ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है। ठीक है। ये स्टेटमेंट तो गलत है। और अकबर ने 1562-63 में आदेश जारी किया था कि विद्रोहियों और उद्गत गांवों के विरुद्ध सैन्य अभियान ना किया जाए और स्त्रियों और बच्चों को वहाँ पर दास ना बनाया जाए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है। इसके आगे चलकर उसने 1563 में तीर्थकर और 1564 में जजिया कर भी समाप्त कर दिया था। ठीक। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है। 2 स्टेटमेंट यहाँ सही हैं, ए और डी। ए और डी का मतलब हुआ यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक। निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय ने 1557 में भारत में एक छापेखाने की शुरुआत की थी? फ्रांसिस्कियंस, डोमिनियंस, जेसुइट्स। ऑप्शन डी है प्रोटेस्टेंट मिशनरीज। तो हमने ये बताना है कि कौन सा ऐसा धार्मिक समुदाय था जिन्होंने सबसे पहले भारत में छापेखानी की शुरुआत की थी। सबसे पहले पुर्तगाली समुदाय के लोगों ने ही भारत में प्रिंटिंग प्रेस को लगाया था। ठीक। तो यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस को लगाने वाले कौन हुए फिर? जो प्रोटेस्टेंट मिशनरीज थे, ये पुर्तगाली थे। आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है। उन्होंने गोवा में इसको स्टैब्लिश किया था, याद रखिएगा। गोवा में सबसे पहले उन्होंने यहाँ लगाया था और उन्होंने सबसे पहले यहाँ से एक पुस्तक का प्रिंट करके देखा था। ठीक है। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार पशुओं का चित्रण करने में बेजोड़ था? ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जहांगीर काल से संबंधित जितने भी चित्रकार हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन यूजीसी ने बहुत बार पूछा है। मीर सैयद अली थे, बासवान, उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, इन चारों के बारे में पढ़ के जाइए। ये कौन कौन सी शैली में निपुण थे। ठीक है। और यहाँ पर पूछ लिया गया है कि पशुओं का चित्रण बनाने में कौन बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट था। ठीक है। तो पशुओं का, पंछियों का चित्र बनाने में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट थे, वो थे उस्ताद मंसूर। ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी। उस्ताद मंसूर को जहांगीर ने एक नादिर उल असर की उपाधि भी दे रखी थी। ठीक है। नादिर उल असर की उपाधि भी दे रखी थी। ठीक है। याद रखना, कई बार यूजीसी ने इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा है। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं शताब्दी के अंत तक अपने पुर्तगाली और डच व्यापारी प्रतिद्वंदियों को रास्ते से हटा दिया था। ठीक है। और कारण कहता है कि अंग्रेज व्यापारी उच्च कोटि की वस्तुओं को सस्ते दामों पर बेचते थे। ठीक। तो बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका। सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों और डच व्यापारियों को अपने रास्ते से हटा दिया था। तो ये स्टेटमेंट मुझे गलत लगती है, क्योंकि जो पुर्तगाली थे वो तो भारत से 1961 में गए थे। भारत को छोड़ करके 1961 में जाते हैं और 1739 में एक वेदरा का युद्ध होता है। और वेदरा के युद्ध में जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले हैं वो डचों को हरा देते हैं। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट दोनों, मुझे लगता है कि ये तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी यहाँ पर। अंग्रेज व्यापारी उच्च कोटि की वस्तुओं को सस्ते दामों पर बेचते थे, तो ये तो वो काम करते ही थे, है ना। तो क्या आंसर होगा यहाँ पर फिर?
ए तो गलत है, ए गलत है तो आर सही है। आंसर होगा ऑप्शन डी। बॉम्बे एक्वायर्ड बाय द इंग्लिश ओरिजिनली बिलोंग्ड टू। तो अंग्रेज़ों के द्वारा हस्तगत बम्बई पर पूर्व अधिकार किसका था? पुर्तगालियों का, डचों का, डेनों का या फिर फ्रांसीसियों का? 1661 में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रगांजा का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय के साथ कर दिया था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो बम्बई था उसको दहेज में दे दिया था। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि 1668 में जो चार्ल्स द्वितीय है ना, वो बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक कर के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। ठीक, ये फैक्ट आप जरूर याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, उनके लेखक कौन कौन से हैं? सबसे पहले ऐतिहासिक ग्रंथ हैं शाहजहांनामा, नुक्शाए दिलखुशा, पादशाहनामा, आलमगीरनामा। इनके राइटर कौन कौन थे हैं? वीडियो को पॉज करिए, बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका। चलिए, इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा फैक्ट आपको याद करवाना चाहता हूँ। अब याद रखना, इसको इम्पोर्टेंट है। मोहम्मद आमीन कज़वीनी, ये नाम आप जरूर याद रखना। ये शाहजहाँ का एक सरकारी इतिहासकार हुआ करता था। ठीक है, इसने भी पादशाहनामा की रचना की है। ठीक है, एक तो इसने पादशाहनामा की रचना की है और एक दूसरा और याद रखना, पादशाहनामा के नाम से ही फिर से एक ग्रंथ किसी ने लिखा था, उसका नाम था मोहम्मद सादिक। मोहम्मद सादिक। ठीक, अब ये दो बंदे हो गए जिन्होंने पादशाहनामा सेम नाम के ऊपर दो ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शंस में जो दे रखा है ना, वो राइटर पता कौन है पादशाहनामा का? वो है अब्दुल हमीद लाहौरी। अब यहाँ पर तीन हो गए बंदे। पादशाहनामा नाम पर तीन बुक लिखी गई हैं। एक लिखी है अब्दुल हमीद लाहौरी ने, दूसरी लिखी है मोहम्मद आमीन किज़वानी ने जो शाहजहाँ का सरकारी इतिहासकार था, और तीसरी लिखी है पादशाहनामा नाम के ऊपर मोहम्मद सादिक ने। ठीक, अब यहाँ पर मिलाइए आप मेरे साथ इसको। शाहजहाँनामा किसने लिखी थी? इनायत खान ने। ये शाहजहाँ के काल में ही लिखी गई थी। और नुक्शाए दिलखुशा ये लिखी थी भीमसेन ने, औरंगजेब के काल में लिखी गई थी। ठीक है, और पादशाहनामा तो आप लोग बता ही दिया मैंने। आलमगीरनामा किसने लिखी? ये लिखी थी मोहम्मद काजिम ने। ठीक है, तो मिलाइए इसको कूट में, कौन सा आंसर होना चाहिए? तो आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट? बताइए मुझे कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है। ठीक, स्टेटमेंट ए कहती है कि औरंगजेब ने सभी प्रांतों के मुहतसिब नियुक्त किए हुए थे। ठीक है, बिल्कुल सही है कि औरंगजेब ने सभी प्रांतों में मुहतसिब नाम के अधिकारी नियुक्त किए हुए थे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और औरंगजेब ने नौरोज के उत्सव को मनाना जारी रखा। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक ग्रंथों की रचना औरंगजेब शासनकाल में हुई थी। बिल्कुल सही है ये भी स्टेटमेंट। और औरंगजेब स्वयं सितार बजाने में निपुण था। बिल्कुल, वो स्वयं सितार बजाने में निपुण था, लेकिन उसने क्या किया था कि खुद ही उसने संगीत पर प्रतिबंध लगा रखा था। ठीक है, और औरंगजेब एक कट्टरपंथी था। वे कट्टरपंथियों को खुश करने के चक्कर में ना, उसने मुसलमानों के लिए अपने आप को अच्छा मुसलमान सिद्ध करने के लिए सिक्कों पर कलमा लिखवाना, तुलादान करना, झरोखा दर्शन करना और सार्वजनिक संगीत बजाने पर टोटली पाबंदी लगा रखी थी। ठीक है, नौरोज को तो टोटली बंद ही करवा दिया था। ठीक है, तो स्टेटमेंट बी यहाँ पर बिल्कुल गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखना है कि कौन सा कथन सही है। कथन एक है, WC स्मिथ उन इतिहासकारों में से हैं जिन्होंने सर्वप्रथम मुगल साम्राज्य के विरुद्ध किसानों के विद्रोहों की बात की है। तो किसानों के विरुद्ध विद्रोहों की जो बात है वो WC स्मिथ ने नहीं की है। तो ये कथन है इरफान हबीब का। ठीक है, इरफान हबीब का। तो ये कथन जो है स्टेटमेंट एक तो यहाँ पर गलत हो जाएगी। ठीक है, स्टेटमेंट दो कहती है कि उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि मुगल साम्राज्य की वाणिज्य को प्रोत्साहन देने की नीति के परिणाम स्वरूप मध्यम वर्ग का पर्याप्त विकास भी हुआ था। अगर स्टेटमेंट एक WC स्मिथ की यहाँ पर नहीं है तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगी, ये भी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, स्टेटमेंट 3 कहती है कि C.A. बेली ने मुगल साम्राज्य के पतन की व्याख्या के लिए ग्रेट फर्म सिद्धांत को विकसित किया था। हाँ, ग्रेट फर्म सिद्धांत जो था ये C.A. बेली का ही था। तो ये स्टेटमेंट सही है।
फोर्थ स्टेटमेंट कहती है कि जेएफ रिचर्ड्स ने तर्क दिया है कि किसानों के प्रतिरोध स्वरूप एक गंभीर कृषि संकट पैदा हो गया था। हाँ, जेएफ रिचर्ड्स ने भी ये तर्क दिया था, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 और 4। ठीक है। यह किसका दावा है कि शिवाजी का साम्राज्य केवल मात्र वतन की प्रतिकृति है? आंद्रे विंग का स्टेटमेंट है, वी.ए. स्मिथ का है, या फिर ए.आर. कुलकर्णी का है, या फिर ऑप्शन डी है यादुनाथ सरकार का ये स्टेटमेंट है। ठीक, चलिए इसका आंसर है ऑप्शन ए। आंद्रे विंक ने अपने शोध में ये पाया है कि शिवाजी का जो साम्राज्य है मात्र केवल वतन की प्रतिकृति है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर हमने जो सही स्टेटमेंट है वो देखनी है। मुगलकालीन भारत में जमींदारी अधिकार वांछानुगत और बिकाऊ थे। ठीक है, तो ये पहली ही स्टेटमेंट इरफान हबीब के अनुसार बिल्कुल सही है। ठीक, क्योंकि इरफान हबीब हमें बताते हैं कि जो मुगल काल था उस समय जो जमींदारी थी वो पैतृक थी, अधिकार एक समान नियम था। ठीक है, कोई भी ज़मीन कोई भी ले सकता था, उसको आगे किसी को बेच भी सकता था, ज़मीन को पट्टे पर भी दिया जा सकता था और हस्तांतरित भी किया जा सकता था, एक बंदे से दूसरे बंदे को भी दिया जा सकता था। तो स्टेटमेंट ए यहाँ पर बिल्कुल सही है और इस प्रकार आंसर होगा ऑप्शन ए। बी स्टेटमेंट कहती है कि सभी गांव जमींदारों के नियंत्रण में थे। गलत है। कृषि अधिशेष में जमींदारों का भाग समस्त मुगल साम्राज्य में एक समान था। तो कहाँ था? ये तो गलत है ना। सभी जागीरदार मालिक ज़मीन होते थे, कहाँ होते थे? ठीक, आंसर इज ए। वह ना कि बचत करना अमीर वर्ग की जीवन शैली की प्रमुख विशेषता रही है। उपरोक्त कथन किसका है? के एम अशरफ का है, मोरलैंड का है, एम अतहर अली का है, या फिर आर पी त्रिपाठी का है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इन डेप्थ पूछा गया है। जब तक आप इसको डिटेल में समझेंगे नहीं आपको नहीं पता चलेगा इसका आंसर क्या होना चाहिए। W.H. मोरलैंड ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुस्लिम इंडिया। एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुस्लिम इंडिया, ठीक है। उसमें उन्होंने वर्णन किया है कि जो अमीर वर्ग के लोग थे वो बचत करने में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते थे। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। ठीक, अब इसको आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, रामानंद द्वारा वैष्णव भक्ति का प्रचार कौन से सन में किया गया था? आदि ग्रंथ का संकलन कब हुआ था? इबादत खाने को बंद कब करवाया था? दक्कन में चिश्ती सूफी सिलसिले की नींव कब रखी गई थी? यूजीसी ने ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट भी किया है, तो आप इसके जो समय काल है, इसके जो ईयर्स है उसको ज़रूर याद रखिएगा। स्वामी रामानंद भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे और इनका जन्म होता है 1299 में प्रयागराज में और इनकी मृत्यु होती है 1411 ईस्वी में। 103 साल की एज में ये जाते हैं। ठीक है, और दक्कन में चिश्ती सूफी सिलसिले की नींव रखी थी शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने, जो कि निज़ामुद्दीन औलिया के सूफ़ी सिलसिले से संबंधित थे। और निज़ामुद्दीन औलिया का समय काल था 1236 ईस्वी से लेकर के 1325 ईस्वी तक। ठीक, और सम्राट अकबर ने इबादत छापे खाने का निर्माण करवाया था 1575 ईस्वी में। ठीक, और उसको बाद में उसने बंद भी करवा दिया था 1582 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। और आदि ग्रंथ का संकलन किया था गुरु अर्जन देव जी ने 1581 ईस्वी से लेकर 1606 ईस्वी तक। ठीक है, अब इसको मिलाइए आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। सबसे पहले आएगा 1, फिर आएगा 4, फिर आएगा 3, फिर आएगा 2। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक, देखिए यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्रोड़ी किसको कहा जाता था? मुगल प्रशासन में एक राजस्व अधिकारी को क्रोड़ी कहा जाता है। ये तो स्टेटमेंट सही है, ये बिल्कुल सुमेलित है। खालसा मैंने बहुत बार आपको पढ़ाया है, वह भूमि जिसका राजस्व सीधे शाही खजाने में जमा किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तरफदार बहमनी सल्तनत में प्रांतीय सूबेदार को कहा जाता था। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है। पैबाकी क्या होता है कि राजस्व का जागीर में आवंटन हो, यही गलत है, क्योंकि पैबाकी एक ऐसी जागीर होती है जो एक दंड स्वरूप किसी जागीरदार से वापस ले ली जाती है, उसे पैबाकी कहा जाता है। ठीक, तो सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी। अब ये क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विद्वान का तर्क है कि पूर्व उपनिवेशिक भारतीय अर्थव्यवस्था पूंजीवाद की ओर बढ़ रही थी? ऑप्शन ए है ए आई चिचरव का ये स्टेटमेंट है,
बी स्टेटमेंट ए जॉन कैंसर का है, सी स्टेटमेंट इरफान हबीब की है, या फिर डी WH मोरलैंड की ये स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है EI चिचरव की। ठीक, तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए। चलिए ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए कहा गया है कि दूसरे को उसका कारण आर। अभिकथन ये कहता है कि अंग्रेज़ों ने प्लासी की लड़ाई को किसी वास्तविक लड़ाई के बिना ही जीत लिया था। ठीक है, और कारण कहता है कि प्लासी की लड़ाई ने अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की राजनीति में पैर रखने के लिए अवसर दे दिया था। ठीक, अब बताइए कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। जो प्लासी का युद्ध होता है वो होता है 23 जून 1757 को। ठीक, अगर हम सामान्य भाषा में इसको समझें तो ये युद्ध हुआ ही नहीं था। ठीक है ना, मीर जाफ़र और राय दुर्बल दो ऐसे गद्दार थे जो पहले ही अंग्रेज़ों के साथ मिल चुके थे। ठीक है, तो यही एक कारण था, अंग्रेज़ों ने प्लासी की लड़ाई को बिना युद्ध के ही जीत लिया था। तो अभी कथन तो यहाँ पर सही होगा। ठीक है, स्टेटमेंट कारण क्या कहता है कि प्लासी की लड़ाई ने अंग्रेज़ों में बंगाल और बिहार उड़ीसा में राजनीति में पैर रखने के लिए अवसर दे दिया था। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज़ों को वहाँ पर व्यापार करने का केवल प्रमाण मिला था, अधिकार मिला था। और बिहार, बंगाल और उड़ीसा में राजनीतिक हस्तक्षेप जब करना उन्होंने शुरू किया था तो वो प्लासी की लड़ाई से नहीं किया था, वो 1764 की जो बक्सर का युद्ध हुआ है ना, वहाँ से किया था। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगी। कथन ये सही है तो फिर कारण आर गलत है, तो आंसर होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन सी। ठीक, तो ये थे टोटल 50 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप सब ने इस प्रैक्टिस सेट को पूरा एंजॉय किया होगा, बहुत कुछ नया सीखा भी होगा। तो क्वेश्चन थोड़े से डिफ़िकल्ट भी थे, कुछ आसान भी थे, मिला जुला ये प्रैक्टिस सेट था, तो इससे आपको कॉन्फिडेंस भी आया होगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, देखने चाहते हैं कि आप कितने क्वेश्चन सही किए हैं आपने। अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस सेट और देखना चाहते हैं, इसका PDF लेना चाहते हैं, आप हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं। बस एक छोटा सा काम कर दिया करो, आप हमेशा से ही करते भी आ रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। ठीक है, और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करो, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम कोई नया नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट और लेकर आ सकें, कोई अच्छा सा कंटेंट आपके लिए तैयार कर सकें, कुछ मेहनत कर सकें। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है, हमें थोड़ा सा इंस्पायर कीजिए, मोटिवेट कीजिए, लाइक करके और शेयर करके और एक अच्छा सा कमेंट करके। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।